अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स के अंदर जो है वो जो हमारे चैप्टर थे इस फर्स्ट ईयर कोर्स के अंदर, उसमें उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। कार हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, लेट से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया हम लोगों ने। दैट वाज मोशन इन वन डायमेंशन ना। फिर हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, साइमल्टेनियसली एक्स और वाई के अंदर जो है वो मोशन हो रहा था। एक कर्व पार्ट ट्रैवल कर था, पैराबोलिक पार्ट ट्रैवल कर था, उसको हमने कहा मोशन इन टू डायमेंशन। ये दोनों ट्रांसलेटरी मोशन थे। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते थे। फिर हम लोगों ने आगे आके चैप्टर अपना जो है वो रोटेशनल जो है वो मोशन भी पढ़ा, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अगर सपोज करें रोटेशन के अंदर दो आ जाते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन आ जाता है और एक स्पिन मोशन आ जाता है। ऑर्बिटल मोशन क्या है? सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है। अब वो जो अर्थ जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है वो उसका सेंटर सन है, सही है ना। अर्थ इस तरह से जो है मूव कर रही है, एक चक्कर काट रही है, जैसे ऑर्बिटल मोशन। बट अर्थ अपने ही इर्द गिर्द भी एक चक्कर काट रही है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन मोशन, सही है। तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि एक का एक्सिस जो है वो एक मोशन में एक्सिस जो है वो अर्थ का नहीं है, यानी अर्थ के ऊपर नहीं है, वो सन के सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड जो है वो चक्कर काट रही है, दैट इज ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अगर अर्थ के अंदर से एक्सिस पास हो रहा हो तो अर्थ उसी पे जो चक्कर काट रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पिन मोशन, जो रोटेशनल मोशन का पार्ट था। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि मोशन की तीन टाइप्स होती हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। जी बेटा, हम लोग अब ये वाली जो है वो मोशन पढ़ने लगे कि वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में अक्सर आपने जो है वो ये नोट किया होगा, मतलब वाइब्रेटरी मोशन कम देखने को मिलता है लेकिन देखने को मिलता है। मैं याद दिलाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर क्लॉक, जो अब तो नहीं होती, अब तो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन स्टिल हम लोग नोट करते हैं ग्रैंडफादर क्लॉक में जो है वो नीचे जो एक बार होता है वो बार इस तरह से ऐसे मूव करता रहता है। एक उसका सेंटर पॉइंट होता है, उसी के अराउंड वो इस तरह से मूव कर रहा होता है। उसको हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? यानी यहाँ पर भी जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, और एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं, यानी एक बीच में एक पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन के अराउंड वो टू एंड फ्रो जो है वो करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही खेलने के लिए मैं एक डिश लूँ, एक कर्व डिश लूँ, लेट से इस तरह से, उसके अंदर एक बॉल को ड्रॉप किया जाए, सही है। वो बॉल जो है वो यहाँ पर भी जाएगी, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। अब वो अगेन इस मीन पोजीशन के अराउंड जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी बॉल, सही। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो हमेशा ही करती रहेगी, फ्रिक्शन है तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते क्या हो जाएगा, वो मोशन खत्म हो जाएगा। खैर, ये जो मोशन है अगर आप गौर करो तो एक बीच में पॉइंट है, इसको हम लोग मीन पॉइंट कहते हैं, उसके अराउंड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशंस, या इसको कहते हैं वाइब्रेशन हम लोग कहते हैं। या ये वाला मोशन क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। और आज बेटा हम लोग इसी की बात करने लगे। इसमें होती क्या कहानी, हम लोग एक बहुत 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 सिंपल मॉडल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करें एक सरफेस है जिसको मान लेते हैं हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई जो मैं बता दूं ताकि थोड़ा सा जो है वो मोटिवेशन लेवल भी अप रहे, कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन हम वेव्स के अंदर भी देखते हैं। यानी कि अगर सपोज करें एक वायलिन आप प्ले कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? साउंड वेव बना रहा होता है। और वो वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स वाइब्रेशन होती हैं, ऑसिलेशंस होती हैं। लाइट जो है हमारे पास, लाइट एक वेव की फॉर्म में, उसमें पता है हम लोगों को लाइट को हम लोग EM वेव्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी उसमें वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होती है। वो कैसे होती है आगे जाके देखेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों तक पहुंचना चाहते हैं। साउंड वेव के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हम लाइट वेव के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन समझना पड़ेगा कि वो मोशन क्या होता है। और उसको बहुत सिंपल करके हम तरीके से आहिस्ता 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 आगे बढ़ेंगे और आखिरकार उसको लेके जाएंगे हम लोग वेव की हद तक। फिर वेव पढ़ने के बाद उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहले साउंड पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग लाइट वेव पढ़ेंगे। तो बेटा हमारा सारा मकसद क्या है? हम साउंड और लाइट वेव की तरफ जाना चाह रहे हैं, यानी वेव्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। खैर, तो हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग इस सारे फिनोमेना को, हमें लाइट और साउंड तक कल को पहुंचना है, उससे पहले हम बहुत 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 सिंपल करके इसको इस तरह देखें। लाइट और साउंड वेव है,
वो नेचर क्या है, वेव। तो हम पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, वेव पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वेव के अंदर मोशन कौन सा होता है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होता है। अब वो जो ऑसिलेटरी मोशन है पहले वो पढ़ना पड़ेगा। अब ऑसिलेटरी मोशन की एक बहुत सिंपल टाइप हम लोग यहाँ पर कंसिडर करने लगे। एक सरफेस है जिसको मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसको हम लोगों ने मान लिया कि इसका जो स्प्रिंग का मास है वो नहीं है, हालांकि स्प्रिंगलेस लिख दिया मैंने, हालांकि मासलेस स्प्रिंग होता नहीं है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, जो मैंने स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, उसका मास इतना ज्यादा है कि स्प्रिंग का मास ना होने के बराबर है। तो हम लोग इस तरह से नेग्लिजिबल उसको कह रहे हैं। खैर, हम लोग को ये बात पता है, अगर सपोज करें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस हुआ, ये स्प्रिंग अभी रिलैक्स पोजिशन के अंदर है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल करके यहाँ तक लेकर आता हूँ, यानी कि मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लिया, ये वाली पिक्चर जैसे मैं रिलीज करूंगा होगा क्या, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका है। जैसे ये मैं रिलीज करूंगा, ये वापसी जाने की कोशिश करेगा। कहां जाएगा, वापसी जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ। क्यों जाएगा भाई, बेसिकली इसको कौन वापसी बुला रहा होगा, जी बिल्कुल इसको स्प्रिंग वापसी बुला रहा होगा। स्प्रिंग उसको वापसी लाने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग ये चाहेगा कि मैं जिस हालत में पहले था मैं उसी हालत में वापसी आ जाऊं। तो स्प्रिंग क्या करेगा, उस मास को पकड़ के खींच के लेकर आएगा, यानी उसके ऊपर क्या लगाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग ये चाहता है कि मैं जैसे था वैसे ही हो जाऊं, यानी कि मैं रिस्टोर हो जाऊं। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, जैसी कंडीशन पहले थी वैसे ही आ जाए। तो स्प्रिंग की फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्प्रिंग की फोर्स को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। फिर से समझते हैं क्या बात कर रहे थे सर। ओप्स, अगर सपोज करें इस कंडीशन में मैं इसको कंप्रेस करके, मतलब इसको मैं प्रेस करके यहां तक ले आया, इस कंडीशन में ले आया, अब स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। जैसे रिलीज करा जाएगा, अब स्प्रिंग ये चाहते हैं मैं वापसी उस हालत में जाऊं जैसे मैं पहले था। तो स्प्रिंग फोर्स लगा के मास को क्या करेगा, धक्का देगा। स्प्रिंग रिस्टोर होना चाहता है, अपनी असली हालत में जाना चाहता है। तो स्प्रिंग जो वो धक्का देने वाली फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और बेटा होता ही है ये ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन होता ही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है कि सिस्टम को हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा के कहीं और लेकर आते हैं। लाइक दिस, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे हटा के मैं कहीं और लेकर आया। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चाहते हैं अपनी असली हालत में वापसी आऊं, तो सिस्टम जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स ना हो, अगर स्प्रिंग कोई फोर्स ना लगा सके, तो क्या कभी अपनी असली हालत में वापसी आने की कोशिश करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेटरी मोशन। अब होगा क्या कि ये स्प्रिंग जो है वो लेट्स से इस कंडीशन के अंदर आ गया, जैसे मैं रिलीज करूंगा अब ये आगे जाएगा, ये इसको धक्का देगा यहां पर। अब यहां पर आके स्प्रिंग तो रिलैक्स हो गया, स्प्रिंग तो रिलैक्स हो गया, लेकिन ये मास मूव करता हुआ आ रहा था बड़ी तेजी के साथ। अब जब मास मूव करता हुआ है तो मास यहां रुकेगा नहीं, और क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। अब वो स्प्रिंग दोबारा खींचना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग कहेगा भाई वापसी आओ, वापसी आओ। जैसे स्प्रिंग की मतलब एक हम लोग अभी डिस्कस करें, एक लिमिट आएगी यहाँ पर, सही है। उसके बाद दोबारा वापसी जो है वो क्या होगा, दोबारा ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, और पीछे आते थे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जिस कंडीशन में, इस कंडीशन में पहुंचेगा जिसमें स्प्रिंग आना चाहता था, यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर दोबारा जो है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी है, अब वेलोसिटी की वजह से वो दोबारा जो है पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से स्प्रिंग बार बार जो है वो कंप्रेस स्ट्रेच होता रहेगा, और कभी रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगा रहा हो, कभी रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा, वो ऑसिलेशन होती रहेगी होती रहेगी। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ओके, ये कितना आगे जाएगा, मैं ये बात करूं कितनी लिमिट होगी बेटा, जितना यहां पर कंप्रेस किया गया था उतना ही ये आगे जाएगा, सही है। ओके, तो यहां पर एक बात याद रखने की, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बात याद रखने की, वो फोर्स जो सिस्टम को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर वापसी लाना चाहती है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बट सिस्टम रुकता नहीं, सिस्टम अपने इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाता है। उसके बाद मास है, सही है ना। अब वो मास को मूव करवाते हुए आप लेके आ रहे हैं, वो स्प्रिंग तो रिलैक्स हो गया, लेकिन मास ऑलरेडी मोशन के अंदर, तो क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगा। देन स्प्रिंग दोबारा स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अब स्ट्रेच होते 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 जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा, देन फिर वापसी वो आना शुरू करेगा। इस तरह वो क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। डायग्राम के अंदर स्टिल डायग्राम के अंदर किसी चीज समझ में नहीं आती, लेकिन आई होप आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसको सोच पा रहे हो कि किस तरह से ऑसिलेशन कर रहा होगा। अच्छा, ये ऑसिलेशन कब तक होती रहेगी, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये ऑसिलेशन होती रहेगी। ऑसिलेशन खत्म ही तब होती है अगर यहाँ फ्रिक्शन हो, तो इसका मोशन, इसका जो डिस्टेंस है वो कम होते 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 जीरो हो जाएगा। खैर, तो हम लोगों ने सिंपलेस्ट मॉडल से स्टार्ट करा, इसकी हेल्प से हम लोग छोटे छोटे फॉर्मूले ड्रॉ करेंगे,
छोटे छोटे फॉर्मूले डेवलप करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम किसकी तरफ जाएंगे, वेव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग हम लोग बनाते हैं सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक की मीनिंग बताना यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक्चुअल मीनिंग है वो बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप है इस कोर्स के। लेकिन समझने के लिए बता देता हूँ। हार्मोनिक मोशन कुछ इस तरह के मोशन होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं अपने आप को, बार बार जो है वो सेम पोजिशन के अंदर वापसी आ रहे होते हैं। आसान अल्फाज में, बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं, जो फंक्शन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है मोशन, उसको हम लोग हार्मोनिक मोशन जो है वो एक पीरियोडिक मोशन को शो कर रहा है। यानी कि हार्मोनिक मोशन जो है वो हमें किसका सेंस दे रहा है, पीरियोडिसिटी का सेंस दे रहा है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, रिपीटिशन, बार 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 हो जा रहा है। तो हम लोग ऑब्वियसली ये वाला मोशन हमारे पास पीरियोडिसिटी दे रहा है, बार बार रिपीट हो जा रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उसी मोशन को। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इसके अंदर कोई लॉस कंसिडर नहीं किया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं। तो इट इज अ हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन सिंपल वर्ड्स। और सिंपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों इसके अंदर कोई भी लॉस, किसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी सपोज नहीं करी, तो बहुत सिंपलेस्ट मॉडल हमने कंसीडर किया है। ओके, आपको ये बात पता है कि ये चीज आप हुक्स लॉ पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस के अंदर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है हुक्स लॉ के लिए। बेसिकली होता है क्या है कि F इज रिस्टोरिंग फोर्स, F वो फोर्स है जो स्प्रिंग ये चाह रहे हैं कि वापसी हो। सपोज करें स्प्रिंग अभी इस कंडीशन में अभी फोर्स कितनी होगी, अभी जीरो फोर्स होगी, स्प्रिंग ना कंप्रेस हुआ है ना स्ट्रेच हुआ है, स्प्रिंग को कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको पुल करेंगे थोड़ा सा, अब स्प्रिंग क्या होगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा, स्प्रिंग चाहेगा वापसी आओ। आपने और पुल करा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, और ज्यादा चाहत होगी इसकी वापसी आए। आप और पुल करते हैं तो स्प्रिंग की और ज्यादा चाहत बढ़ती जाएगी वापसी आने की। बेसिकली हो क्या रहा है, स्प्रिंग अपनी फोर्स को इंक्रीज करता जा रहा है। स्प्रिंग ये चाह रहा है कि मैं वापसी जो है वो पीछे की तरफ आ जाऊं। आप एक चीज नोट करें, जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जा रहे हैं वो फोर्स उतनी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये बात आपने नोट करी होगी, स्प्रिंग को शुरू में स्ट्रेच करना आसान होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको स्ट्रेच करना मुश्किल होता जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा या जितना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उसकी फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो शुरू में फोर्स कम होती है और बाद में फोर्स क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप उसको स्ट्रेच करते रहेंगे या जैसे जैसे आप उसको कंप्रेस करते रहेंगे। तो स्प्रिंग की फोर्स जो है, अगर बच्चों गौर करो, स्प्रिंग की फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट। उसका मतलब क्या है, जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे, फोर्स उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दैट माइनस साइन, व्हाट दिस माइनस साइन शोज, बेटा जो नेगेटिव साइन है क्या शो कर रहा है कि सपोज करें आपने डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया एक्स, फोर्स किस तरफ होगी, फोर्स हमेशा चाहेगी मैं वापसी आऊं। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। फिर से देखें, अगर सपोज करें आपने डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ, एक्स डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ, अब फोर्स किस तरफ होगी, स्प्रिंग कहेगा मैंने बाहर की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से। तो ये दोनों हमेशा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो इस तरह से यहां पर एक नेगेटिव साइन शो कर रहा है, और तभी इसको रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं कि सिस्टम आगे जाता जा रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कह रही है वापसी लेकर आओ उसको। तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। यही हमारे पास हुक्स लॉ है जो ये बता रहे हैं हम लोगों को कि फोर्स हमेशा इसको वापसी बढ़ाने की कोशिश करेगी। ओके, इस के की अगर हम लोग बात करें, इस के को आसान अल्फाज में हम लोग कहते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब स्टिफनेस का क्या मतलब है, सपोज करो एक स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना आपके लिए आसान है, तो हम बोलेंगे इट इज लेस स्टिफ, उसकी स्टिफनेस कम है, उसके की वैल्यू कम है। अगर सपोज करो एक ऐसा स्प्रिंग है जिसको खींच के जो है वो स्ट्रेच करना, जिसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग कहेंगे इट इज वेरी स्टिफ, ये इसकी स्टिफनेस ज्यादा है, उसके के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑब्वियसली वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा कैसे बनाया गया है। तो के के अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो किसकी प्रॉपर्टीज हैं, स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज, अगर आप गौर करें। और उसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं क्या है, इसको नाम भी क्या होता है, इसका नाम भी होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या इन जनरल इसको हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट।
सही है। तो बेसिकली क्या बता रहा है, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज बता रहा है कि जो स्प्रिंग हमने कंसिडर किया हुआ, जो स्प्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं इस केस के अंदर, तो वो कैसा है, कितना स्टिफ है, लेस स्टिफ है, मोर स्टिफ है, उसमें स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग आसान है या नहीं है, इस तरह से। इसको एक और चीज देख लें, मैं यहां से अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, सही है, फोर्स को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको हाँ एक और काम करिएगा, इधर वेक्टर बनाइएगा। ये ज़्यादा बेहतर है वेक्टर से बताना, कि मैग्नीट्यूड से बेहतर आप वेक्टर बताएं। सही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ऑपोजिट हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ऑपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। सही है। ओके, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज से कंसर्न है, मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन किस वक्त आएगी, वेक्टर की बात आएगी, जब वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो F इज इक्वल टू के एक्स, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैंने लिख दिया। मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। अब K का फॉर्मूला दें, K क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो उसको रीड कैसे करेंगे, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब अगर सपोज करें कि स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच करना, कंप्रेस करना आसान है, आसान का मतलब क्या, जाहिर बात है वो कम फोर्स लगाएगा। आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, आपने लेट से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, आपने 1 सेंटीमीटर उसको डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग को मैंने थोड़ा सा खींचा, खींचना आसान था। 2 सेंटीमीटर खींचा, खींचना कंपेरेटिव वो आसान था, सही है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मैं आराम से इस स्प्रिंग को खींच पा रहा हूं मेरी फोर्स के मुकाबले में। मैं बोलूंगा ये स्प्रिंग कैसे, लेस स्टिफ है। लेकिन सपोज करें मैं 1 सेंटीमीटर को डिस्प्लेस करता हूं और बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। मैं बोलूंगा इसके के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो। देखिए ऑब्वियसली न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा ना, ज्यादा फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो के की वैल्यू ज्यादा, थोड़ी सी फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप ये आइडिया हो रहा होगा। ये आइडिया समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। खैर, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, तो के का यूनिट क्या बनेगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। सही ना, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसकी कैलकुलेशन और तरीके से होती है जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर स्प्रिंग की कंस्ट्रक्शन छुपी हुई है। ओके, अब यहां से हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये यूनिट वाली बात यहाँ कर देते हैं ताकि हम वहां पर अपना काम कर सकें। ओके, क्योंकि सिस्टम मेरा जो है वो मूव कर रहा है, यहाँ ऑसिलेट करता जा रहा है। और अगर आप गौर करो, ये स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ तक जाता है, देन यहाँ से वापसी आता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से वापसी आता है। इस तरह से ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर आप ऑसिलेशन ज़रा नोट करो इसकी, होगा क्या कि जब ये यहाँ तक पहुँचता है, इस पॉइंट तक, जब ये यहाँ पहुँचता है, अब यहाँ पे जाते जाते रुकेगा, देन वापसी आएगा। अब स्प्रिंग क्या करते हैं, उसको खींचना शुरू करता है, यानी कि वो जैसी वापसी आ रहा है, अब स्प्रिंग ने खींचना शुरू करा। ये याद रहे कि जब भी ऑब्जेक्ट जाकर वापसी आता है तो एक लम्हे के लिए रुकता है, यानी उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाती है, एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो चलना शुरू करता है। या मैं चलें इसको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, इसको आगे स्टेप में कर लेंगे, हम लोग अभी कर लेंगे। ओके, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, आसान अल्फाज में सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। जब सिस्टम यहाँ पर है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो सिस्टम इस पोजीशन के अंदर है। सिस्टम को कम स्ट्रेच करके मैं यहाँ तक लेकर गया, अब इससे आगे नहीं लेकर गया, सही है ना। होता क्या है कि स्ट्रेच होते 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 इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, वी नो कि जब हम वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। मैंने इस पर वर्क किया, वर्क करने के बाद इसके अंदर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो जो एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे मैं रिलीज करूंगा तो होगा क्या कि ये जो है वो रिलैक्स पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, यानी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी तो बेटा कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी। इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है स्पीड से, सही है।
तो जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, यानी कि रिलैक्स पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। या एक और तरह से देखें, अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं, जब कंप्रेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, इसको मैक्सिमम कंप्रेस किया हुआ है और ये नहीं चाह रहा यहाँ पे रुकना, ये चाह रहा है मैं वापसी जाऊं, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हुई हुई है, मैक्सिमम हुई हुई है। ओके, इस पॉइंट पे अगर गौर करें, इस पॉइंट पे स्प्रिंग ना स्ट्रेच हुआ हुआ होता है ना कंप्रेस हुआ हुआ होता है, इस पॉइंट पे स्प्रिंग रिलैक्स करता है। अब स्प्रिंग अगर रिलैक्स कर रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जी बिल्कुल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। मैं देख लूँ ये साफ नजर आ रहा है, सही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपने उसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है, अब स्ट्रेच हुआ हुआ है और क्या चाह रहा है, वापसी आना चाह रहा है अपने ऐसे हाथ में। ऐसे ये कि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिफ्ट करके इस तरह से ऐसे रख दूं, ये रखा हुआ है, अब इसको रोक के तो रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, यानी जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा, देन क्या होना है, इससे नीचे की तरफ गिरना है। तो इसने क्या स्टोर किया होता है, इसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी और ये वापसी चाह रहा था कि मैं उस लेवल पे आऊं जहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। तो सेम कहानी ये स्प्रिंग करने वाला है, ये स्प्रिंग वापसी आ रहा है, इस तरह से वापसी आ रहा है कि जो स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग है या स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर सारी बात कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, सारी बात इसके अंदर हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूं कि एक मरतबा आराम से सारी बातें कर दूं इसके अंदर। ओके, अच्छा भाई, पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, फिर जीरो हो गई, फिर यहां पर आके मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, इस तरह से ऑसिलेट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से जीरो हो रही है और दोबारा मैक्सिमम हो रही है। तो पोटेंशियल जा कहाँ रही है, ऑब्वियसली सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करने का मतलब किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। यहां पर मैंने इसको खींच के रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अब ये रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रुका हुआ है यानी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसने चलना शुरू करा, चल रहा है तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये चलते चलते इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर आकर अगर पोटेंशियल जीरो होगी तो सारी की सारी कौन बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और आप गौर करें ना, सिस्टम इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना, तो स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। ये क्या होगा, आगे की तरफ जाना शुरू करेगा। और अब जब जाना शुरू करेगा आगे की तरफ, अब स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा और स्प्रिंग को बुरा लगेगा कि यार मैं कंप्रेस होने लगा हूं। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आने लगेगी, जी बिल्कुल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगी और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगेगी, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 फिर यहाँ पे रुकेगा, देन दोबारा फिर वो जाना शुरू करेगा। तो इस पॉइंट पे दोबारा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, देन दोबारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जब वो स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन से एक एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है, यहाँ पर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर आते आते इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होती है, तो रुकता नहीं, अब यहाँ जाने की कोशिश करता है, अब स्पीड कम होते होते जीरो हो जाती है, सारी की सारी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर दोबारा जब ये जाना शुरू करता है, पोटेंशियल कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और फिर यहाँ रुकता नहीं है, फिर दोबारा यहाँ जाता है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। स्टिल अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा मुझसे। खैर, ओके, ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी है। अगर ये 10 जूल्स है तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 10 जूल्स थी और काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो हो गई, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 10 जूल्स हो जाएगी। और दोबारा अगर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है तो 10 जूल्स दोबारा। एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी है ना, तो 10 जूल दोनों का सम कितना रहेगा, 10 रहेगा। एक कम होता रहेगा, दूसरा बढ़ता रहेगा, एक दूसरा कम होगा, पहला बढ़ता रहेगा, इस तरह से ये चेंज होते रहेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जितना डिस्प्लेस यहाँ पर किया होगा, जितना कंप्रेशन में डिस्प्लेस हुआ होगा, उतना ही एक्सटेंशन में डिस्प्लेस होगा। तो अगर सपोज करें ये मैक्सिमम जा रहा है यहाँ तक, x = +a, इतना डिस्प्लेस हो जाता है, या इतना डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया था मैंने, तो जितना इसको यहाँ पर जीरो के राइट साइड पे डिस्प्लेस किया गया था, ये मोशन के अंदर जीरो के लेफ्ट साइड पे भी उतना ही डिस्प्लेस होगा,
x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू 0, ये वाला 0, सही है। तो जितना वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है उतना ही वहाँ डिस्प्लेस होगा। उसकी वजह क्या है? इसकी सिंपल वजह है, सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर सरफेस के अंदर फ्रिक्शन होती है ऑब्वियसली इसका डिस्प्लेसमेंट कम होते 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 एक वक्त आता 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही। तो जितना डिस्प्लेस यहाँ पर हुआ था उतना डिस्प्लेस वहाँ होगा, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद, अच्छा डिस्प्लेसमेंट की एक बात जरूर याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा बनेगा मेन पोजीशन से। हम हमेशा मेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बनेगा। और पार्टिकल कहां पर लोकेटेड है? अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है, चाहे वो जा रहा है या आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड पर है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरह से। अगर वो करीब आ रहा होगा तो ये वेक्टर छोटा होता जाएगा, अगर दूर जा रहा है तो वेक्टर बड़ा होता जाएगा। बट जब तक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेन पोजीशन से राइट तक का बनेगा। फिर से देखें, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट पर आ रहा है तो मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो वेक्टर ये बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, सही है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट करीब है तो वेक्टर छोटा होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट दूर है तो वेक्टर बड़ा होगा। बट डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी डायरेक्शन होगी, सही है। तो इस केस में डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरफ होगी डिस्प्लेसमेंट की, सही है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे बन जाएगा, नहीं बेटा। डिस्प्लेसमेंट का मकसद ये होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेस, कितना हटा हुआ है, कितनी अपनी जगह से हटा हुआ है। हम लोगों ने रेफरेंस किसको बनाया हुआ है? मेन पोजीशन को। तो मेन पोजीशन से कितना दूर है, आप एक वेक्टर ऐसे बनाएंगे, चाहे वो जा रहा हो चाहे आ रहा हो। आप बोलेंगे अगर सपोज करें वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे, आपने वेक्टर ऐसे बना दिया, अब वो थोड़ा सा करीब आ गया, आपने वेक्टर छोटा कर देना है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बनेगा मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है। अगर राइट पे लोकेटेड है तो वेक्टर की डायरेक्शन राइट पे होगी, अगर लेफ्ट पे लोकेटेड है तो वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर होगी? लेफ्ट पे होगी। ओके बेटा, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी के बारे में मुझे बताओ। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। जाहिर बात है उसने जाके रुकना है, देन वापसी आना है। जब भी ऑब्जेक्ट जाकर वापसी आता है तो वो एक लम्हे के लिए स्टॉप करता है, रुकता है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहां पर बेटा वेलोसिटी कितनी होगी? 0, तभी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। सेम कहानी यहां पर, काइनेटिक एनर्जी यहां 0 है, यहां से भी वापसी आना है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बट आपको ये बात पता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, वेलोसिटी का मैक्सिमम होना। तो वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, देन कम होते होते दोबारा 0 हो जाएगी, फिर बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कम होते होते यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी यहाँ पर कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, सही है। ओके, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? वेलोसिटी वाले पार्ट में कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। एक्सेलरेशन के बारे में जरा सोचें, एक्सेलरेशन के बारे में बताएं कि एक्सेलरेशन कैसी होगी। बेटा एक्सेलरेशन देखने का आसान तरीका, एक्सेलरेशन देखने का आसान तरीका, एक्सेलरेशन का ताल्लुक किससे है? एक्सेलरेशन का ताल्लुक है फोर्स से। जैसी फोर्स वैसी एक्सेलरेशन। अगर फोर्स ज़्यादा लग रही है तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, अगर फोर्स कम लग रही है तो ऑब्जेक्ट कम एक्सेलरेट करेगा। अगर आप सपोज करें ऑब्जेक्ट यहां से वापसी आ रहा है, स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ है, बताओ फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी? सर फोर्स तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ है। शुरू में स्प्रिंग को स्ट्रेच करना आसान होता है, लेकिन जितना आगे जाते हैं उसको स्ट्रेच करना मुश्किल होता जाता है। इसका मतलब उसकी फोर्स क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अब जब वो ज्यादा फोर्स से वापसी बुलाएगा तो सिस्टम ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, कम एक्सेलरेट करेगा? जी बिल्कुल ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो यहां पर वेलोसिटी का चेंज सबसे ज्यादा आता है। किस पॉइंट से? इसके एक्सट्रीम पॉइंट से। सिमिलरली जब आपसे कंप्रेस करके मैक्सिमम कंप्रेस करके रखा हुआ है, स्प्रिंग मैक्सिमम फोर्स लगा के बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के वो बाहर निकलेगा। जब फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे वो स्प्रिंग कंप्रेशन से रिलैक्स होता जा रहा है, वो क्या होगा? जैसे जैसे स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुआ था ना, ये रिलैक्स पोजीशन थी, लेट से ये कंप्रेस पोजीशन, अब वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, अब वो रिलैक्स की तरफ जा रहा है, उसकी फोर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। जैसे वो यहां पर पहुंचेगा रिलैक्स पोजीशन पे, अब वो फोर्स अप्लाई
नहीं करेगा। जब फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, और फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। सॉरी। तो इस पॉइंट पे स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन पे होगा तो एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया, सॉरी। तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अच्छा, फिर सिस्टम आगे कैसे जा रहा है? सिस्टम ऑलरेडी मूव कर रहा है, सिस्टम ऑलरेडी मूव कर रहा है, और क्योंकि उसका इनर्शिया है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि फोर्स जीरो, तो कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही, नेट फोर्स जीरो है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। मुझे बताओ, मीन पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी पे आगे मूव करेगा, और जैसे आगे मूव करना शुरू करेगा स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग कहेगा वापसी आ जाओ। फिर जब वापसी आना शुरू करेगा, यहां पहुंचेगा, स्प्रिंग रिलैक्स ही हुआ था, लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि मूव कर रहा था, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग, क्योंकि यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रही रिलैक्स पोजीशन के ऊपर, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा, वो मूव करता रहेगा, वो स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच होगा क्या यार, वापसी जाओ। तो ये सारी कहानी यहां पर हो रही है। आई होप ये आइडिया हो रहा होगा। देखो सिंपल बात है, डिस्प्लेसमेंट कितना सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है, और आपका जो है वो एक्सेलरेशन और फोर्स की अगर बात करें, न्यूटन लॉज अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी तो बेटा सही से पढ़ कर आए, उसको एक मरतबा पढ़ें, देन यहाँ पर आए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसकी फिजिक्स के अंदर। खैर, हम लोगों ने बहुत सारी बातें इसके अंदर कर ली, ये सारी बातें हम चैप्टर के अंदर करते रहेंगे। हमने समझ लिया बहुत सारी बातें अभी से कर ली, बाद में मुश्किल नहीं होगी। खैर, क्या सिस्टम हमारा एक्सेलरेट कर रहा है? क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? बिल्कुल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, फोर्स बार बार चेंज हो रही है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे देखा तो फोर्स पहले जीरो है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम फोर्स हो गई। देन जब वापसी आते तो फोर्स कम होते होते जीरो हुई। अब कंप्रेशन के बाद फोर्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जब मैक्सिमम कंप्रेस होता है फोर्स बढ़ रही है। कहने का मतलब है फोर्स भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज, सिस्टम एक्सेलरेट तो कर रहा है बट एक्सेलरेशन भी बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स था ना, F की जगह आप क्या लिख सकते हैं? F की जगह ma लिख सकते हैं। अगर सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करता, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाती है। अगर पूरे सिस्टम की नेट फोर्स जीरो होती तो हम F की जगह जीरो पुट कर दे, बट सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। F इज इक्वल टू ma पुट कर दिया, a पे वेक्टर आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी सर, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या करा, m को वहां पर डिवाइड कर दिया। अब देखो बेटा, k क्या है? k सर स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट थे, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म थी। और इस m को देखो, क्या ये m बार बार चेंज हो रहा है ऑसिलेशन के दौरान? नहीं तो अगर गौर करो, ये जो k अपॉन m है, ये पूरा का पूरा रेशो कैसा है? ये कांस्टेंट रहेगा, दोनों के अंदर कांस्टेंट टर्म आ रही है। जब इनको डिवाइड करेंगे तब भी आंसर कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो बेटा इस कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जब कांस्टेंट और इक्वल टू हटेगा, जब कांस्टेंट और इक्वल टू हटेगा तो बेटा क्या आएगा? जी बिल्कुल, आपको याद आ गया होगा, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये जो रिलेशन हमारे पास आया बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों कहते हैं अभी डिस्कस करते हैं, एक मर्तबा देख लो गौर से, इसको नोट कर लो। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव साइन से कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। नेगेटिव साइन का कुछ और मतलब हो सकता है जो अभी हम देखेंगे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये अगर रेसिप्रोकल होता, वन अपॉन समथिंग होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, सही है ना? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक्सेलरेशन के बगैर अगर मैं इसको इस तरह समझूं, मैं यहां पर फोर्स को थोड़ी देर कंसिडर कर लूं, एक्सेलरेशन को समझने के लिए बेहतरीन टर्म हमारे पास फोर्स है। मैं ऐसे अगर बोलूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेस करते जाएंगे फोर्स उतनी बढ़ती जाएगी। एक बात, जितना डिस्प्लेस करते जाएंगे कंप्रेशन के अंदर, फोर्स उतनी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आपको पता है जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा फोर्स जो है वो स्प्रिंग वापसी लगाएगा।
तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जितना आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे, फोर्स उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक बात ये। दूसरा, सिस्टम हमेशा क्या चाहेगा, ये फोर्स हमेशा क्या चाहेगी, ये फोर्स हमेशा चाहेगी मैं कहां पर आ जाऊं, मैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, मैं अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ जाऊं। जब इसको कंप्रेस किया जाएगा तो ये कहेगा बाहर निकलो और मुझे यहां पहुंचना है। जब स्ट्रेच किया जाएगा तो बोलेगा अंदर आओ, मुझे यहां पहुंचना है। हर कंडीशन में ये हमेशा चाहेगा कि मैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाऊं। आई ऑलवेज वांट टू गो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस मोशन को जिसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या जितना डिस्प्लेस करते जाएंगे फोर्स उतनी बढ़ती जाएगी, और हमेशा वो चाहेगा वो कहां पर जाए, मीन पोजीशन की तरफ। आप इसको डिस्प्लेस कर रहे थे बाहर की तरफ, अब डिस्प्लेसमेंट तो बाहर की तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स क्या चाह रही है कि क्या हो, वापसी आऊं। आप डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम चाह रहे हैं बाहर की तरफ जाऊं। ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन अपनी करेगा, हमेशा इसकी तरफ डायरेक्शन अपनी करेगा। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो पहली बात तो ये पीरियोडिक मोशन है, रिपीट करता रहेगा अपने आप को, और हमेशा क्या चाहेगा कि मैं किस तरफ जाऊं, मीन पोजीशन की तरफ जाऊं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं एक्सेलरेशन से भी समझूं, तो उसको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यहां पर एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स से है ना। फोर्स का मतलब कहां, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इंटेंशन, समझने के लिए, इंटेंशन ऑफ मोशन। सिस्टम जाना कहां चाहता है। आपने डिस्प्लेस किया, अब मुश्किल होता जा रहा है डिस्प्लेस, जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते रहेंगे वो मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि सिस्टम ये चाह रहा है, सिस्टम की इंटेंशन ये है कि मैं वापसी जाऊं। आज जितना उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, सिस्टम की इंटेंशन ये है कि मैं वापसी जाऊं। आपने कंप्रेस करना शुरू किया, शुरू में कंप्रेस करना आसान था, फिर मुश्किल होता गया, बहुत मुश्किल होता गया, फिर बहुत मुश्किल से उसको कंप्रेस कर रहे हैं। अब सिस्टम क्या चाह रहा है, मैं वापसी बाहर की तरफ जाऊं, मैं मीन पोजीशन की तरफ जाऊं। तो वो जो इंटेंशन है, एक्सेलरेशन को आप इंटेंशन के टर्म्स में सोच सकते हैं कि मोशन ऑब्जेक्ट जाना कहां पर चाह रहा है, सिस्टम हमारा क्या करना चाह रहा है। सिस्टम हमेशा ये चाहता है मैं मीन पोजीशन की तरफ जाऊं, मुझे स्ट्रेच करोगे तो मैं वापसी आऊंगा, मुझे कंप्रेस करोगे तो मैं बाहर जाऊंगा। ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो दो चीजें, एक्सेलरेशन या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। जब जब ये इक्वेशन आएगी, और बेटा हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम करेंगे, उसके यहाँ देखेंगे हम लोग ये वाली इक्वेशन आएगी, हम लोग आगे सर्कुलर मोशन की हेल्प लेंगे इसको समझने के लिए, हम देखेंगे दोबारा ये इक्वेशन आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब जब ये इक्वेशन आया करेगी, हम बोलेंगे ये कैसा मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहली बात तो हार्मोनिक मोशन है, और किस तरह का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल तब होगा जब हम सारे लॉसेस जो है वो निग्लेक्ट कर देंगे। फ्रिक्शन एक लॉस है, जब लॉस निग्लेक्ट कर देंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें कन्फ्यूजन हो तो बता देगा कि मैंने काफ़ी सारी बातें इसके अंदर कर दी हैं, क्योंकि जो चैप्टर की आगे बातें आने वाली हैं उसमें बड़ी हेल्पफुल होंगी हमारे लिए, जो एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह वाली बातें। सही है, इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बातें करते हैं।